देखो चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका? ऑफ प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर वन सिंगल ओनर। ठीक है, अब तुम्हें जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है, ये होता है एक प्रकार से रिजल्ट ऑफ प्रोप्राइटर। रिजल्ट मतलब जैसे कि एक स्टूडेंट का रिजल्ट क्या आता है, उसकी परसेंटेज आती है। परसेंटेज क्या आती है? क्योंकि उसके कितने परसेंट मार्क्स है। अगर मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो क्या बोलेंगे कि बच्चा बहुत अच्छा है, और अगर मार्क्स मतलब बेकार है क्या बोलेंगे? अच्छा बेकार, खुशी जैसा है है ना। सेम सीन होता है कंपनी के साथ। कंपनी या फिर हम बात करते हैं प्रोप्राइटरशिप की। 11th क्लास में पिछली क्लास में लोग का प्रोप्राइटर। तो ये हम बनाते हैं क्या निकालने के लिए? रिजल्ट मतलब प्रोप्राइटरशिप का प्रॉफिट। ठीक है, अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा हाई है तो हम ये मानेंगे कि जो बिजनेस है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा लो है या फिर मान लो कि लॉस है, तो इसका मतलब क्या है? जो बिजनेस है तो अगर ऐसा ही लॉस चलता रहा तो उस टाइम क्या हो जाएगा? बिजनेस बंद हो जाएगा। तो अगर लॉस में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोप्राइटरशिप है तो कुछ टाइम बाद खतरे में है। अभी भी खतरे में है, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा? वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या निकालने के लिए? रिजल्ट। रिजल्ट मतलब प्रॉफिट। पहला तो प्रॉफिट निकालने के लिए, दूसरा प्रॉफिट किससे लिंक्ड होता है? परफॉर्मेंस से लिंक्ड होता है। अगर प्रॉफिट अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। प्रॉफिट अच्छा होगा तो कंपनी या फिर प्रोप्राइटरशिप की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी होगी, तो ये लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर लॉस होगा तो ये लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं। समझ में आ रहा है कुछ डाउट? ठीक है, तो अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम यहाँ पे क्या क्या चीजें बनाते हैं? देखो 3 चीजें बनाएंगे। पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट होता है जो कि होता है बैलेंस शीट। और चौथा हो सकता है नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट का मतलब हो सकता है कि हम अगर हमें किसी इन तीनों में किसी एक के बारे में जानकारी देनी है तो हम लिख देते हैं ऐसे ही। जैसे लिखा हुआ ना न्यूज पेपर में ऐड आता है 50% ऑफ, और ऊपर क्या लिखा रहता है? थोड़ा सा स्टार। ठीक है, और वो स्टार को लेके उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख रहे थे, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। बस यही है नोट्स टू अकाउंट। तो अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज को बताना है तो क्या करेंगे? उसको इन सबके लास्ट में बता देंगे। ठीक है, तो 11वीं क्लास में कोई चीज हमारे लिए नहीं होगी। ठीक है, 12th क्लास में काम होगी। कुछ डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता कब कब है? जैसे कि बच्चे का रिजल्ट कब कब आता है? देखो, एक तो आता है क्वार्टरली आता है। क्वार्टरली का मतलब होता है ना हर 3 महीने बाद। ठीक है, तो अब तो नहीं आता। पहले पहले जैसे कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से तो अब नहीं आ रहा एग्जाम। एग्जाम हो ही नहीं रहे। नहीं तो पहले क्या होता था कि हर 3 या 4 महीने बाद क्या होता था? एग्जाम होती थी। और फिर रिपोर्ट कार्ड होता था, फिर जुलाई होती थी। लेकिन और एक फाइनल निकलता था कब? 31 मार्च को, कि उस दिन मैडम बताते कि बच्चा पास हुआ है या फिर फेल है। ठीक है, तो सेम सीन होता है किसी भी प्रोप्राइटरशिप के साथ, मतलब हर किसी के साथ होता है। तो 31 मार्च को अपना रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं कि हम कितने प्रॉफिट है, कितने लॉस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे निकालने के लिए? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब बताया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, क्या क्या बिजनेस कर सकती है? देखो मेनली करती है 3 बिजनेस। एक करती है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? सामान बनाया और बेचा, उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या किया? यहाँ पे सामान बना बनाया सामान खरीदा और उसको बीच में कमीशन लेके बेच दिया। ठीक है, और तीसरा होता है सर्विस। हाँ, सर्विस भी बिजनेस में आता है। जैसे बैंक है, बैंक हमें क्या देता है? बैंक कुछ बेचता है? क्या देता है? बैंक हमें सर्विस देता है। इंश्योरेंस कंपनी क्या देती है? सर्विस देती है। मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ? कुछ बेच रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे।
मेनली ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिंग का मतलब क्या होगा कि हमने कोई भी सामान खरीदा और फिर उसको बेच दिया। ठीक है, बेचा कैसे? जैसे मान लो कि खरीदा 100 रुपए में और उसको सेल कर दिया हमने मान लो कि 120 रुपए, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है नहीं? समझ में आया? तो सबसे पहले अगर हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले कुछ चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज जो पता होना चाहिए कि एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, उसको मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। या तो गुड्स खरीदने से खर्चे या फिर उसको मैन्युफैक्चर करने का खर्चा। तो सारा का सारा खर्चा क्या होगा? डायरेक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो कोई भी कंपनी अगर गुड्स नहीं बनाएगी या फिर गुड्स नहीं खरीदेगी तो बिजनेस तो बंद हो जाएगा। बिजनेस बंद होगा कि नहीं होगा? मान लो किसी भी कंपनी ने गुड्स नहीं खरीदा तो फिर बेचेगी क्या? अपना बिजनेस क्या खत्म। मैन्युफैक्चर ही नहीं किया, सामान ही नहीं बना रही है, क्या होगा? बिजनेस अपने आप बंद हो जाएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसे खर्चे जिससे हमारा बिजनेस पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है अगर हम वो खर्चे ना करें। इतना बुरा प्रभाव पड़ सकता है कि हमारा बिजनेस बंद तक हो सकता है। ठीक है नहीं? तो क्या है यहाँ पे, अगर अगर हमने गुड्स परचेज किया है, फिर गुड्स को मैन्युफैक्चर किया है, वो तो खर्चा डायरेक्ट होगा ही होगा, साथ में उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे सारे खर्चे होंगे डायरेक्ट। अब जैसे कि देखो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होती है? फैक्ट्री में, है कि नहीं? तो फैक्ट्री का लगभग जितना खर्चा होगा ना, सारा का सारा खर्चा क्या माना जाएगा? डायरेक्ट। समझ में आया? जैसे कि अगर मान लो कि हम आगे जब बात करेंगे तो फैक्ट्री से रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं कि परचेज से रिलेटेड क्या क्या खर्चा हो सकता है। देखो, एक तो हो गया परचेज हम करेंगे करेंगे, दूसरा क्या हो सकता है? इसको लाने का खर्चा, कैरेज, कैरेज इनवर्ड या फिर फ्रेट इनवर्ड। देखो अगर सामान आ गया तो इसको क्या करेंगे? अनलोडिंग करेंगे, तो क्या होगा? वो होगा केजी। ठीक है, अब फैक्ट्री में सामान चला जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा तो क्या करेंगे? इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ठीक है, फैक्ट्री में क्या चलेगी? मशीनें चलेगी, तो मशीन क्या लेगा? पावर लेगा, पावर एंड फ्यूल। सारा का सारा क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। एक होता है ना फोरमैन सैलरी, फोरमैन सैलरी। फोरमैन क्या होता है? पता है क्या होता है फोरमैन? मान लो कि कोई इंसान वेल्डिंग कर रहा है, ठीक है, और वेल्डिंग करते करते मान लो कि बेटर तरीके समझ सकते हो कि ट्रक में देखा ना, ट्रक चलते हुए कभी देखा होगा, तो ट्रक में एक तो ड्राइवर होता है और उसके साथ एक उसका एक असिस्टेंट होता है। ठीक है, तो असिस्टेंट जो है ना ड्राइवर को क्या बोलता है? नाम से नहीं बोला तो उसको बोलता है उस्ताद जी, बोलता है उस्ताद, बोलता है वो। ठीक है, मतलब क्या है कि अपने काम में थोड़ा सा माहिर हो चुका है। तो फैक्ट्री में कोई भी ऐसा इंसान जो अपने काम में माहिर हो चुका है, मान लो कि कोई वेल्डिंग कर रहा है, वेल्डिंग पता नहीं क्या होता है? लोहे को जोड़ना, हर रोज दीपावली मनाना, यही होता है ना? हाँ, चिंगारी से जिसकी नजर खराब होती है उसकी नजर खराब हो जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फोरमैन। तो फैक्ट्री में वो काम करेगा तो उसको क्या देंगे? हम सैलरी देंगे, तो भी क्या माना जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। फोरमैन मतलब होता है फैक्ट्री में ही काम करेगा। समझ में आ गया? इस डाउट में आता है। इसके बाद अगर हम मानते हैं कि हमने मैन्युफैक्चरिंग किया तो एक और टैक्स देना पड़ता है जिसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। सरकार को टैक्स देना पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी। कि किसी, इसको बोलते हैं टैक्स ऑन प्रोडक्शन। क्या होता है? टैक्स ऑन प्रोडक्शन। पहले ये बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अब जीएसटी के आने के बाद सिर्फ लिमिटेड चीजों पे है। मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक तो दारू कभी भी क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी। उसके अलावा पेट्रोल पे भी लगता है एक्साइज ड्यूटी। तो सरकार ने जो, झारखंड की सरकार ने भी 25 रुपए पर लीटर पेट्रोल सस्ता किया है, सिर्फ टू व्हीलर के लिए, फोर व्हीलर के लिए नहीं किया है। ठीक है, तो इंडिया में लोग जुगाड़ लगा लेंगे, टू व्हीलर से जाएंगे, पेट्रोल भरा के ले आएंगे
और निकाल के 4 व्हीलर में डाल लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो सरकार ने क्या किया, अपने एक्साइज का शेयर कम कर लिया। इसी प्रकार से कुछ टाइम पहले देखा होगा, दिल्ली में सरकार ने क्या किया था, दिल्ली सरकार ने 8 रुपये पेट्रोल सस्ता किया था। कुछ टाइम पहले हुआ था, शायद 1 महीने पहले हुआ था। तो क्या हुआ, सरकार ने एक्साइज का रेट क्या कर दिया था, कम कर दिया। इससे लोगों को फायदा मिला। अगला होता है कस्टम ड्यूटी। बताया था क्या होता है। कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है, ये लगता है कि इसको इम्पोर्ट ड्यूटी भी बोल सकते हैं, कि अगर हम कोई भी सामान बाहर से मंगवाते हैं, बाहर से मतलब मान लीजिए जनरली कहाँ से मंगवाते हैं, जनरली हम मंगवाते हैं चाइना, ठीक है। चाइना से इंडिया में बहुत सारे सामान आते हैं, हर एक सामान, मतलब ये मतलब कि मास्क तक चाइना से आ जाता है, पेन ड्राइव, मोबाइल फोन, सिलाई मशीन, सब कहाँ से आता है, चाइना। हाँ? उषा का हो सकता है कि उसका इक्विपमेंट हो ना, अंदर का जो पार्ट्स होता है वो इंडिया से आता है, मेड इन जापान। जापान की टेक्नोलॉजी तो अच्छी है, लेकिन मंगवा तो बाहर से रहे हैं। चाइना भी दिखा रहता, तो मतलब असेंबल कर दिया होगा। तो देखो इसके पीछे, इन कस्टम ड्यूटी लगाने के पीछे का रीजन क्या है सरकार का, मैं बता देता हूँ। ईयरफोन का एग्जाम्पल देखो, सबसे बेटर, नहीं ईयरफोन। अब देखोगे ना चाइनीज ईयरफोन बॉर्डर पे, हाँ, 2 महीने चलते हैं, फिर क्या होगा 2 महीने के बाद, ओनली 2 महीने चलते हैं, फिर कुछ टाइम बाद एक से कान आना, एक से आवाज आना बंद हो जाता है, फिर कुछ टाइम बाद दोनों से आवाज आना बंद हो जाता है, फिर खराब हो जाता है ना। तो ईयरफोन अगर हम वो तो बात है कि चाइना की क्वालिटी बेकार होती है। अगर हम ईयरफोन मान लो चाइना में मिलता है, मुश्किल से मिलता होगा तो 5 रुपए, ठीक है। थोड़ा अच्छा लगे इसलिए इसको मैं 10 रुपए कर देता हूँ, ठीक है। तो चाइना 10 रुपए में बना देगा। इंडिया में अगर कोई ईयरफोन बनेगा तो उसकी कीमत होगी कम से कम 40 से 50 रुपए के आसपास। इंडिया में अगर कोई ईयरफोन बनाएगा, अच्छी क्वालिटी का बनाएगा तो। लेकिन लोग क्वालिटी कम देखते हैं, तो देखते हैं कि साउंड बस बेस होना चाहिए। तो अगर हम ये सामान चाइना से मंगवा ले 10 रुपए में, और उसको अगर हम 20 या 25 में बेचते हैं, 20 या 30 में बेचे, तो देखो इसकी तो कॉस्ट ही 40 से 50 आ रही है, और यहाँ पे हम इसको 20 से 30 में बेच रहे हैं। तो सभी लोग कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, चाइना की तरफ। तो ये वाला सामान कोई नहीं खरीदेगा। तो जो हमारे देश की जो इंडस्ट्री है ना, जो ईयरफोन बनाती है, वो बर्बाद हो जाएगी। और बर्बाद होने का मतलब क्या होगा, देखो ये तो पहले बंद हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, देश में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। तो उससे, उसमें जितने भी लोग काम करते हैं, तो मान लो 100-200 लोग काम कर रहे हैं, सब के सब क्या हो जाएंगे, बेरोजगार। तो तो सरकार इन सबको बचाने के लिए क्या करती है, अपना फायदा देखती है। सरकार इस पर टैक्स लगा देती है, कितना, मान लो 200% टैक्स लगा दिया, 200%। तो 10 रुपए का 200% कितना हो गया, 20, ठीक है। तो अब इसकी कीमत कितनी हो गई, 30 रुपए, ठीक है। और उसकी कीमत कितनी है, 40। तो लगभग फेयर कंपटीशन आ गया है। लेकिन इसलिए अपना थोड़ा खर्चा कम करके कर सकता है कुछ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंडिया की इंडस्ट्री बच गई, बच गई ना। सरकार को फायदा हुआ कितने का, अब यही 20 रुपए सरकार टैक्स कलेक्ट करके क्या करेगी, लोगों पे खर्च करेगी। अगर पूरा बताते ना रॉबिन हुड वाली बात, अगर सरकार पूरा रॉबिन हुड वाला काम करती है तो लोगों पे खर्च करेगी, आधा रॉबिन हुड वाला काम करेगी तो फिर पैसे लेके अपन ऊपर खर्च कर लेंगे, ठीक है। तो ये कस्टमर क्लियर है, इम्पोर्टेंट समझ में आ गया। अच्छा वापस, वापस, ठीक है। और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखो अदर डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होगा कोई ऐसा खर्चा जो कि बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ये हमारा क्या माना जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन बड़ी बेकार होगी, हम इसको लिख सकते हैं ऑल एक्सपेंस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंडिया में ना बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन जो कि बहुत बेकार है। जैसे कि अगर मान लो कई सारे लीगल टर्म्स में लिखा हुआ है, कि अगर हम डेफिनेशन लिखे कि पुरुष क्या है, तो पुरुष की डेफिनेशन ये लिखी जाएगी, पुरुष वो है जो कि महिला नहीं है, जो महिला नहीं है वो पुरुष है। तो ये डेफिनेशन है कई जगह, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो है जो डायरेक्ट नहीं है, मतलब सारे के सारे खर्चे को एक ग्रुप में डाल दो,
उसमें से डायरेक्ट छांट लो कितने हैं। डायरेक्ट के अलावा जितने खर्चे बच गए ना डायरेक्ट सारे क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट। ठीक है, और एक और चीज याद रखना कि फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा खर्चा क्या होगा, डायरेक्ट होगा। जैसे मान लो की बात करते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन मान लो कि हम लगाते हैं किस पे, कंप्यूटर पे लगाते हैं। ठीक है, अब अगर वो कंप्यूटर ऑफिस में रखा हुआ है, ऑफिस में रखा हुआ तो कौन सा खर्चा होगा, वो इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट। लेकिन अगर वही कंप्यूटर कहाँ पे रखा हुआ है, फैक्ट्री में रखा हुआ है, तो खर्चा क्या माना जाएगा, डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री मतलब क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग। समझ में आ गया। कोई इंसान है जिसको हम सैलरी दे रहे हैं, अगर वो ऑफिस में काम कर रहा है तो इनडायरेक्ट, फैक्ट्री में काम कर रहा है तो direct। समझ में आ गया। मान लो कि कोई चपरासी है, चपरासी होते हैं ना बहुत सारे, क्या मतलब जुल्फे ठीक करने लगे, हाँ मैं आ गया कुछ दिक्कत है, चपरासी बनने वाले तो फिर ऐसे ऐसे जुल्फे सवारने लग गया अच्छा ठीक है, चपरासी के टाइम पे। तो अगर मान लो कि चपरासी अगर वो ऑफिस में है तो उसका खर्चा क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। लेकिन अगर वही चपरासी कहाँ पर काम कर रहा है, फैक्ट्री में, तो खर्चा क्या माना जाएगा, डायरेक्ट। समझ में आ गया। ठीक, हाँ, फैक्ट्री का मतलब समझ लो कि क्या होता है, खर्चा मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब अगर बिजनेस कोई चीज बनाएगा ही नहीं तो बेचेगा क्या, फिर तो बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, कोई अगर कोई भी बिजनेस बनाना छोड़ दे, सारे के सारे चीज अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो पार्ले के बिस्किट है, पार्ले के बिस्किट ने बिस्किट बनाना ही छोड़ दिया, मान लेते हैं बनाना छोड़ दिया, तो क्या होगा, अपने आप कंपनी सब कुछ बंद। समझ में आ रहा है, ये नोट करना है तुम लोग को। कर लो। डेप्रिसिएशन अगर ऑफिस के सामान पे लगता है तो वो इनडायरेक्ट होगा। और इधर देखो, अब क्या है कि हमें समझना है परचेज को। ठीक है, परचेज को समझने के बहुत सारे तरीके। एक होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल हमने कितना कंज्यूम। ठीक है, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो कि मान लो तुम्हारे घर पे क्या थे शुरू में, 4 गुलाब जामुन, शुरू में 4 गुलाब जामुन। ठीक है, ठीक है, और मम्मी या पापा लेके आ गए 1 किलो, इसके अंदर लगभग मान लो 108 पीस, मान लेते हैं 108 पीस, छोटे छोटे होते हैं ना, ऐसे मान लो। ठीक है, मान लो 1 किलो या 5 किलो जो भी है। ठीक है, 108 तुम लोगों ने खाना शुरू किया, और खाने के बाद ये देखते हो कि बचे कितने, 3 बचे, 3 बचे, तो बता सकते हो कितने खा गए तुम लोग। हाँ तो होशियार है, बता कितने खा लिए, 109। अंडे जी कितने खा लिए, बोली लगाए, 104 खा लिए पांडे जी, 109। देखो सिंपल सा कि हमारे पास टोटल कितने हो गए थे, 112 हो गए थे, 3 बचे हुए, 109। समझ में आया। तो हमने कंज्यूम कितना किया, 109। तो इसको समझने का तरीका क्या है कि देखो हमने, इसकी सेम सीन होता है कंपनी, कंपनी या फिर मान लो प्रोप्राइटरशिप में, कि अगर कोई भी सामान बनाता है तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो लिखा है ओपनिंग स्टॉक। ये क्या है, परचेज, और माइनस क्या किया, चेक नहीं किया। समझ में आ गया। ठीक है, कुछ दिक्कत। तो अगर हम कोई भी चीज कंज्यूम करें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के तरीके से पढ़ने। देखो विजिबल है इसको, पहले हम ये मान लेते हैं कि हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया, कितना मटेरियल कंज्यूम किया है, फिर कितना सामान हमने खरीदा या फिर बेचा। पहले क्या लिखा था, ओपनिंग स्टॉक,
उसमें ऐड क्या किया था, परचेजेस। तो हम ये मान के चलते हैं कि परचेज किया हमने, और रिटर्न कुछ किया होगा तो माइनस रिटर्न कर देते हैं। इस रिटर्न को क्या बोला जाता है, अगर हम परचेज रिटर्न करते हैं तो उस रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। पता है क्यों, जब हमने परचेज किया था तो सामान हमारे पास आया था, अब उसको वापस कर रहे हैं तो कहाँ जा रहे हो, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, तो ये दोनों ऐड हो गए यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका मतलब अगर मैं अपोजिट साइड लिख दिया तो मतलब माइनस हो गया। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा करने से मेरे पास ये आ जाएगा कि हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है। समझ में आ रहा है, तो डाउट। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएंगे टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस। ये सारे एक्सपेंस लिखवाए थे ना मैंने, कौन कौन से, वेजेस, कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, पावर एंड फ्यूल, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग MFG एक्सपेंसेस लिख देता हूँ। ठीक है, और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो इसको मिलाने से क्या हुआ कि हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया। ठीक है, ये सारा है हमारा खर्चा। तो मान लो कि हमने मटेरियल कंज्यूम किया, इस तीनों को मिलाने के बाद क्या आया था, 109 आया था। ठीक है, लाने जाने का खर्चा जो भी है वो खर्चा हो गया था मान लो 15 रुपए। कितना हुआ, 15 रुपए। तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 124। ठीक है, कुछ डाउट नहीं आता। और उसको हमने किया क्या, खाया नहीं है, दूसरे को बेचा है। क्या किया, दूसरे को बेच दिया। बेचा कितने में, मान लो 400 में। कि हमारे पास स्टॉक में कितना था, उसको उसी एग्जाम्पल को रिलेट करते हैं। हमारे पास स्टॉक में कितना था शुरू में, 4 था, खरीद के कितना लेके आए, 108। और हमने खाना शुरू नहीं किया, बेचना शुरू किया, और बेचते बेचते जब देखा लास्ट में हमारे पास कितना बचा हुआ लास्ट में, तो इसका मतलब 109 यूनिट बिक चुका होगा। लेकिन 109 रुपए का सामान बिक गया। इसको जब हम लाए होंगे तो कुछ ना कुछ खर्चा हमने किया होगा, तो खर्चा कितना है, मान लो 15 रुपए। कितना हो गया, 124। ठीक है, तो हमने हमारा खर्चा कितना टोटल, 124 रुपए। अब इनकम की बात करेंगे, इस 109 रुपए के सामान को हमने बेचा है कितने रुपए में, 400 रुपए। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22 सेल, और इसमें से माइनस कर दोगे रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होगा कि हमने जो पहले सेल किया था अब वो हमारी तरफ वापस आ रहा है, क्योंकि कुछ भी डिफर कर सकता है। तो सेल हमने कितने का कर दिया, 400 का। तो देखो प्रॉफिट कितने का हुआ, बताओ, 276, 276 रुपए क्या हुआ प्रॉफिट। समझ में आ गया। तो इस प्रॉफिट को हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे लिखोगे बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक को लिख लिया। ठीक है, ये जो प्रॉफिट आएगा ना इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। जो हमारा प्राइमरी बिजनेस है उससे हमें भी कितना मुनाफा हो रहा है। समझ में आ गया, कुछ डाउट। ठीक है, अब देखो ये तो हमने किया किसका, मुनाफा है, ये हमने प्रॉफिट दिखाया या तो मैन्युफैक्चरिंग से या फिर ट्रेडिंग से। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे कि फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री को मेंटेन करने के लिए हम ऑफिस खोल कर रखते हैं। फैक्ट्री में कितना सामान आएगा, कितना सामान जाएगा, ठीक है ना। तो फैक्ट्री का सॉरी ऑफिस का खर्चा भी तो फैक्ट्री से माइनस होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा फैक्ट्री से प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे, 276। ये कहाँ से प्रॉफिट निकल के आएगा, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री से प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, अब इस फैक्ट्री को मेंटेन करने के लिए हमने क्या क्या खोला हुआ है, ऑफिस खोला। मान लो ऑफिस का खर्चा है 100 रुपीज, मान लो। ठीक है, जब हमारा प्रोडक्ट बनता है तो उसको बेचने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, करते कि नहीं करते। जैसे कि टीवी पे ऐड आता है, तो केवल पान मसाला का आता कि नहीं आता। और किसी एक्टर एक्ट्रेस को बुला के मतलब बोला जाता है कि तुम ये करो वो करो, कार का एडवर्टीजमेंट करते हैं, परफ्यूम का एडवर्टीजमेंट किया जाता है ना। ठीक है, सेलिंग का खर्चा है। तो प्रोडक्ट को, उसका मतलब बनाने से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट को बेचने का खर्चा है। तो
और मान लो बेचने का खर्चा हो गया अगेंस्ट 100 रुपये या फिर 120 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। 100 रुपये खर्चा किसका हुआ, ऑफिस का। 120 रुपये एडवर्टीजमेंट कराने का। एडवर्टीजमेंट कराने पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है, क्योंकि बड़े बड़े जो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस है ना, जाके पैसा लेते हैं, बहुत बहुत लार्ज अमाउंट होते हैं। 5 मिनट का काम नहीं होता है, क्योंकि शूटिंग लंबी चलती है और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि इस एड को वो 6 महीने तक दिखाएंगे या फिर 1 साल तक दिखाएंगे, इसका एड, इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ वो करते हैं भाई, तो चमका देते हैं भाई। कितना प्रॉफिट आया, ओनली 50-60, सिर्फ 56 का प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट। तो फैक्ट्री वाले क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट निकाल कर देंगे कि देखो ये हमारा फैक्ट्री से प्रॉफिट निकला है, ठीक है। अब उस फैक्ट्री को मेंटेन करने के लिए हमने क्या खोला हुआ है, ऑफिस खोला हुआ है। फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम बहुत बड़ा खर्चा करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि पेप्सी की जो पेप्सी जो आता है ना पीने वाला, तो उसके अंदर जितने का मटेरियल नहीं लगा हुआ है उससे ज्यादा का उस पर किसका खर्चा है, एडवर्टीजमेंट करा। सलमान खान फ्री में तो आगे कूदेगा नहीं ना, हेलीकॉप्टर से कूदता है किससे कूदता है। नहीं पहले तो थम्स अप का ऐड आता था जिसमें वो हेलीकॉप्टर से कूदता था, शायद अक्षय कुमार। और एक स्लाइड आता है वो कटरीना कैफ बोतल ही खा जाती है। हाँ तो ठीक है, जो भी है बोतल ही खा जाती है ना तो हाँ उस सब के सब आर्टिफिशियल फ्लेवर रहते हैं। तो मतलब पॉइंट क्या है कि वो सेलिंग का खर्चा है, तो वो खर्चा भी तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, देखो अब हम बनाएंगे इधर सबका ध्यान, कौन सा अकाउंट अगला होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ये बहुत सिंपल अकाउंट है, वैसे सारे सिंपल है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो जो फैक्ट्री का प्रॉफिट है, अब वो फैक्ट्री का प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे लिखेंगे बाई ग्रॉस, ठीक है। और इसके बाद टू ऑल इनडायरेक्ट, वो सारे के इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं जो डायरेक्ट नहीं होते, सिंपल सी डेफिनेशन। अगर तुम एग्जाम में अगर लिख के आओगे ना तो ये एक्सेप्टेबल है। डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस डेफिनेशन लगे तो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जिसके बिना बिजनेस करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे खर्चे अगर हम वो ना करें तो हम बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जितने भी खर्चे बचते हैं डायरेक्ट खर्चे हो गए वो इनडायरेक्ट हो गए, और साथ में इसके डेफिनेट एग्जाम्पल भी लिख के आना पड़ेगा। सैलरी हो गया, ऑफिस का खर्चा हो गया, सेलिंग का खर्चा हो गया, ठीक है। इधर देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने लिखवा दिया था, ऑल एक्सपेंस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ये देखो बाय इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम क्या क्या हो सकती है, ऐसी इनकम जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मतलब जो सेल्स से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री सामान बनाता है और सामान बना के हम क्या करते हैं, बेचते हैं, या फिर हम सामान खरीदे उसको अपना प्रॉफिट ऐड करके दोबारा क्या करते हैं, उसको बेचते हैं, समझना है। तो इस मैकेनिज्म के अलावा जितना भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी हमारी इनकम आ रही है, सारी कौन सी इनकम है, वो इनडायरेक्ट इनकम। एग्जाम्पल बताएगा, जैसे इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, किसी कंपनी के शेयर हमने खरीद रखे हैं तो वहां से क्या मिल गया, डिविडेंड मिल गया। हमने किसी एसेट को बेचा तो उस पर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। इसके अलावा अदर इनकम हो सकती है, और यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट, अब बिजनेस ने एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिखाया, ठीक है। अब देखो अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट किस में ऐड होता है, कैपिटल में ऐड होता है, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा है ना। तो अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हमारी कैपिटल बढ़ेगी, और अगर प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल बढ़ेगी लेकिन कम बढ़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ना। और अगर लॉस हो गया तो हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल घट जाएगी। समझ में आ गया, कुछ डाउट यहाँ तक। इसी में बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यहाँ पे लिखेंगे एज ऑन दिस बेसिस, यहाँ पे क्या आएगा, सारा का सारा असेट लायबिलिटी, ठीक है। देखो इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन दोनों का टोटल मैच होना चाहिए, ठीक है। अगर मैच हो रहा है, ठीक है, तो चांसेस ज्यादा ही हमने क्वेश्चन ठीक किए हैं,
लेकिन मैच नहीं हो रहा है तो 100% चांस है कि हमने क्वेश्चन गलत किया है। ठीक है, अगर दोनों मैच हो गया तो कोई गारंटी नहीं कि हमने सही किया है, ठीक है ना? लेकिन अगर मैच नहीं हो रहा तो 100% है कि हमने कुछ ना कुछ क्या किया है, गलत किया है। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, उस कैपिटल में हम क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कहाँ से निकल के आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और अगर माइनस क्या कर देंगे, लॉस, क्योंकि अगर लॉस हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस। ड्राइंग करने से क्या होता है, हमारी कैपिटल कम होती है, तो ड्राइंग इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में अगर ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अगर ये दोनों मैच हो जाता है तो 8 में से 8 मिलेंगे, चांसेस ज्यादा है। और अगर मैच नहीं होता है तो 8 में से 6-7, डिपेंड करता है कि तुम लोगों ने कितना काम किया। ठीक है, तो डाउट नोट कर लो। असर इसके अंदर सारे सारे असर तो पता नहीं क्या होते हैं। ठीक है, कर लो, छाप लो इसको।